नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में जनसुराज एक बार फिर से अपनी ताल ठोकने के लिए तैयार है। देखा जाए जिस तरह से लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहने वाले जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर लंबे समय तक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आए हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को पार्टी की लॉन्च के बाद से ही अब सियासी मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार चुनावी मैदान में चुनाव लड़ते हुए प्रशांत किशोर नजर आएंगे और जनसुराज के माध्यम से क्या बिहार के अंदर 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर कुछ बड़ा करते हुए नजर आएंगे। क्या नीतीश लालू के MY फैक्टर को फेल करते हुए नजर आएंगे? क्या बिहार की शिक्षा क्रांति में भागीदार बनते हुए नजर आएंगे? तमाम यहां पर सवाल है। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, किस तरह से देखते हैं प्रशांत किशोर जो कहीं ना कहीं पहले एक राजनीतिक सलाहकार, रणनीतिक सलाहकार के तौर पर अपनी भूमिकाएं अदा करते हुए नजर आए, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो या JDU हो, RJD हो, तमाम सियासी पार्टियां जो कि उनकी रणनीति के माध्यम से ही चुनावों में जीतती हुई नजर आई हैं, सरकार बनाती हुई नजर आई हैं। हालांकि कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा किया था और वो ये कहते हुए नजर आए थे कि अभी भी मौजूदा स्थिति में भी कहीं ना कहीं 10 राज्यों की जो सरकारें हैं वो उनके द्वारा बनाई हुई सरकारें हैं। तो क्या लगता है, क्या औरों की सरकार बनाने वाले प्रशांत किशोर अपनी सरकार बनाने के लिए जो ये एक छोटा सा कदम है उपचुनाव का, उसमें यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा जिस तरह से लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कामयाबी यहाँ पे हासिल करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल दूसरों के लिए काम करना एक बात होती है मनीष, अपने लिए कोई चीज तैयार करना दूसरी बात होती है। और यहाँ पर जिस तरह के दावे, जिस तरह के तमाम वायदे करते हुए इस समय प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। देखिए, वायदे करना बहुत आसान है, एक पार्टी के नेता के तौर पर सारी बातें कहना बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हमारे देश की राजनीति में जो जब सत्ता में आने से पहले महंगाई को लेकर तमाम सारी बातें करते थे, काले धन को लेकर तमाम सारी बातें करते थे, सरहदों की रखवाली की तमाम बातें करते थे, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उनको असलियत का अंदाजा होता है। इसीलिए कहते हैं कि दूर से कह सकते हैं कमेंट करना बहुत आसान होता, दरिया के अंदर कूदकर उसकी कह सकते हैं कि गहराई को मापना, नापना एक अलग तरह का टास्क हो जाता है। और यहाँ पर प्रशांत किशोर अभी किनारे पर खड़े हुए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में तंज कसते हुए नजर आते हैं, चाहे JDU की बात करें, RJD की बात करें, BJP की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, सभी को कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल जो इम्तिहान है, असल जो परीक्षा है, आजमाइश है, अब प्रशांत किशोर की होने वाली है, क्योंकि 4 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसमें जिस तरह से उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उसके बाद अब हर कोई यही कह रहा है और हर कोई ये देखना भी चाहता है कि भाई क्या कमाल प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि चुनाव तो चुनाव है, आप अगर तैयार नहीं थे तो फिर आपने एक तरीके से इन उपचुनाव में जाने की जरूरत क्या थी, ये सवाल भी उठ सकता है उनकी, अगर जीत नहीं होती है तो। और साथ में आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर क्या वाकई में कोई बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर? क्योंकि अभी जिस तरह देखा जा रहा है कि बहुत पॉलिटिकल अनुभव उनके पास नहीं है। ये जरूर सच है कि उन्होंने तमाम दलों के लिए रणनीतिकार के तौर पर काम किया है, रणनीतियां बनाई हैं, कह सकते हैं उनको जितवाने के लिए तमाम तरह की जो कह सकते हैं उनके लिए PR करने का काम किया है, उनको जमीनी स्तर पर जाकर जानने समझने का काम किया है। लेकिन बिहार में अब जब उनकी खुद की पार्टी है, खुद चुनाव में उतरने उन्होंने शुरू भी कर दिया है, तो ऐसे में अब यहाँ की जमीन अपने लिए तैयार करना, लोगों के मनों को टटोलना और लोगों में एक विश्वास डेवलप करना कि मैं आपके लिए वो सब कुछ करने को तैयार हूं जो अब तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। तो ऐसे में इस तरह के वायदे, इस तरह की बातें प्रशांत किशोर जिस तरह से कर रहे हैं वो करते हुए तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जाहिर बात है कि हर कोई चाहता है कि जितने भी देश के पिछड़े राज्य हैं वो इस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आए, इस तरह से कह सकते हैं कि विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन उसके लिए क्या वाकई में कोई रोड मैप तैयार किया है प्रशांत किशोर ने? क्या वाकई कोई खाका तैयार कर लिया है या यूं ही सिर्फ वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि बिहार को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीते 30-35 साल से लालू नीतीश चला रहे हैं और फिर भी डेवलपमेंट के नाम पर उतनी चीजें नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने यह सोचा है कि अगर वो यहाँ पर जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में आप देखें बेहतर जो कह सकते हैं कि
बिहार में जो रोजगार की समस्या है उसको ठीक करने के प्रयास में तमाम बातें वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल चीज तभी निकल के आएगी जब वो सरकार में आए या सरकार का हिस्सा बनते हुए दिखाई पड़े और जो डेवलपमेंट की बात वो कर रहे हैं वो करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, क्या वाकई डेवलपमेंट करते हुए भी नजर आएंगे या फिर ये वादे ही रह जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से लगातार लंबे समय से बिहार की सियासत में अपनी जो रणनीति है उसका लोहा मनवाने के बाद अब राजनीति के मैदान में प्रशांत किशोर जिस तरह से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बात की जाए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जिस तरह से हमलावर हैं, तो उससे उनके इरादे नेक और बुलंद तो नजर आ रहे हैं। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर रूप से यहां पर सुधार करने के लिए या उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम यहां पर लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार के अंदर सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को तमाम राज्यों का रुख करना पड़ता है। और ऐसे में बिहार के अंदर रोजगार के अभाव को क्या यहां पर प्रशांत किशोर एक बार फिर से यहां पर कहीं ना कहीं जो चुनावी मैदान में वादा कर रहे हैं उसके माध्यम से पूरा करते हुए नजर आएंगे? तो अब अगला सवाल सर ये रहेगा कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर मैदान में उतर तो गए हैं, क्या एमवाई फैक्टर को फेल करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि एमवाई फैक्टर पे भी यहां पर लगातार बयानबाजी प्रशांत किशोर करते हुए नजर आए, यानी कि एमवाई फैक्टर का मतलब सीधे तौर पर नीतीश कुमार और लालू यादव की रणनीतियों को यहां पर एक तरीके से चेतावनी देना है। तो क्या लगता है, क्या वाकई यहां पर एमवाई फैक्टर अपने पाले में करते हुए प्रशांत किशोर नजर आएंगे? देखिए मनीष, अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर की। मेरे इतने वोट हो गए, जितना लोग मेरे समर्थन कर रहे हैं, मेरी यात्रा में इतने लोग मेरे साथ चले, यानी एक मोटा मोटा खाका बनाकर वो चल रहा है। लेकिन देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा, असल उनका इम्तिहान, असल जो आजमाइश होगी वो आने वाले चुनाव में होगी। 23 तारीख को जब जो 13 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 23 तारीख को जब कह सकते हैं रिजल्ट सामने आएंगे, तब पता लगेगा कि वाकई में जो यात्रा जनसुराज के जरिए प्रशांत किशोर करते हुए नजर आए पूरे बिहार के अंदर, क्या उसने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया है या फिर सिर्फ हवा हवाई बातें जो है प्रशांत किशोर करते हुए नजर आते हैं। देखिए किसी के ऊपर सबसे आसान काम दुनिया के अंदर है कि दूसरे के ऊपर आप कोई दोष लगा दीजिए, उंगली उठा दीजिए, इसमें आपको कुछ नहीं जाता। लेकिन जब आपको उस कह सकते हैं जगह खड़ा होना पड़ता है तो तब जाकर आपको एहसास होता है कि चीजें किस तरह ठीक हो सकती हैं, किस तरह ठीक नहीं हो सकती। और दोष लगाना तो आसान है लेकिन उनको दूर करना कितना कठिन कार्य है। तो ऐसे में आप प्रशांत किशोर जितनी बयानबाजी थी, जितनी बातें थी वो रखते हुए नजर आए हैं और रख रहे हैं, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, लोग कितना उनकी बातों से मुतासिर होते हुए नजर आएंगे, कितना उनके कह सकते हैं पक्ष में अपना जो फैसला है वो करते हुए नजर आएंगे। अगर उनके पक्ष में लोग आए, इन 4 में से अगर 2 सीटें भी मुझे लगता है, या 1 भी सीट आप कह लीजिए, अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं एक राह कहीं ना कहीं अपने लिए देख रहे हैं आगे बढ़ने की, वो यहां से उनको मिलती हुई नजर आएगी। एक उम्मीद का दामन कहीं ना कहीं उनको पकड़ने का मौका मिलेगा और जाहिर बात है कि जीत कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल है मनीष वो बढ़ाती हुई नजर आती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि अगर इन 4 उपचुनाव में एक भी सीट उनके हिस्से नहीं आई तो फिर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि जब आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे तो विधानसभा चुनाव में क्या कुछ करेंगे। तो ये तमाम सारे अगर मगर वाले सवाल हैं, लेकिन देखिए जवाब जो है वो 23 तारीख को मिलता हुआ नजर आएगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। और ये भी सामने आएगा कि प्रशांत किशोर ने कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया या उनके जो प्रत्याशी थे वो किस नंबर पर रहे, क्योंकि नंबर गेम भी अपने आप में बड़ा हो जाता है कि अगर मान लीजिए तो 1 2 3 की बात करें, अगर 2 3 में भी वो रहे तो अपने आप में ये जरूर आएगा कि भाई चलिए जीत ना सही तो कम से कम टक्कर देते हुए उनके प्रत्याशी नजर आए। तो कई तरह की चीजें, कई तरह के सवाल हैं, लेकिन जवाब 23 तारीख के बाद मिलेगा। उसके बाद पता लगेगा कि वाकई कितने पानी में प्रशांत किशोर हैं। जितनी बातें उन्होंने कहीं जो अब तक, क्या वाकई में लोगों ने उनके ऊपर बिलीव किया है और क्या लोगों ने उनको मतदान किया। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं लोग कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में दावे करना, वादे करना एक बात है और उनको पूरा करना दूसरी बात है। तो अब देखा जाए तो यहाँ दोनों ही चीजों में फर्क है
और ये फर्क क्या यहाँ पर बिहार की राजनीति में, इसको यहाँ पर पूरी तरह से सिद्ध करते हुए प्रशांत किशोर नजर आएंगे। अब सर यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पशुपति पारस एक बिहार की राजनीति में ऐसा चेहरा है जो बिहार के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान करते हुए नजर आए। हालांकि एनडीए के समर्थित दल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी अनदेखी की गई, दरकिनार किया गया, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने काफी समय पहले ही यहां पर 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर दी है। मान लीजिए कि प्रशांत किशोर यहां पर अगर एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं या 4 में से महज एक सीट पर भी वो जीत दर्ज कर पाते हैं, तो क्या उनको आगामी विधानसभा का चुनाव जो कि 2025 में होने वाला है उसको अकेले लड़ना चाहिए या फिर पशुपति पारस के साथ यहां पर गठबंधन करना उनके लिए कारगर सिद्ध होगा? देखिए, पशुपति पारस के बारे में यही कहा जा सकता है कि उनके लिए फिलहाल स्थिति जो है वो बहुत कठिन है। आप देखिए, बीजेपी ने उनको इस्तेमाल करके अलग थलग कर दिया। वहीं वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, इसके अलावा दिलीप जायसवाल से मुलाकात करते हैं बिहार के अंदर, और ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा थे और रहेंगे। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि भाई अगर मेरी अनदेखी होती है तो मैं तमाम सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारता हुआ नजर आऊंगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए आने वाली जो स्थिति है मनीष, उसको हैंडल करना उतना आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी के लिए रणनीति को बनाना इतना कह सकते हैं कि आसान नहीं होगा। आप देखिए, जिस तरह से हम चिराग पासवान का रुख देखते हैं, वो भी अधिक सीटें चाहते हैं। पशुपति पारस उनके चाचा हैं, वो भी सीटें चाहते हैं। आप जितना मांझी की बात करिए, वो खुद सीटें चाहते हैं अच्छी खासी। जेडीयू के लोग भी सीटें चाहते हैं। सुनने को ये भी आ रहा है कि जो मुकेश सहनी है वो भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, तो वो भी सीटें चाहेंगे। एक नाम इसमें और ऐड करना चाहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा का, वो भी सीटें चाहते होंगे। तो बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये उसके लिए एक बात है, और साथ में जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर कितनी सीटें वो बांटते हुए नजर आएगी। आपने देखा चिराग पासवान को झारखंड में महज एक सीट दी गई चतरा की, लेकिन वो उस एक सीट मिलने से खुश नहीं है। आप उनकी बातों को देखेंगे, आपको लगेगा कि वाकई वो इससे अधिक सीटें चाहते थे। लेकिन क्या, चलिए झारखंड में उन्होंने मान लिया, लेकिन क्या बिहार में वो बीजेपी की बातें मानते हुए नजर आएंगे? अगर मानते नहीं है तो फिर मनीष आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के अंदर एक बड़ा बिगाड़ यहां पर पैदा हो सकता है, क्योंकि जो सहयोगी दल है, आप देखिए बीजेपी ताकतवर इसीलिए नजर आती है कि जो उनके सहयोगी दल हैं वो काफी मजबूत है, खासकर उत्तर प्रदेश। और हम बिहार की बात करें, बिहार में तो उनके पास नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। ऐसे लोग हैं जो लगातार बीजेपी के लिए वोट कह सकते हैं कि समेटने का काम करते हैं। लेकिन जरा आप गौर करिए, अगर बीजेपी कुनबे से या एनडीए कुनबे से यहाँ पर अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, चिराग पासवान अगर अलग हो जाते हैं, और तमाम जो मांझी है वो अलग हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए अपना दामन बचाना, अपनी सीटें बचाना, अपने आप को जीत के कह सकते हैं कगार पर लेकर आना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ये ही लगातार देखने को सुनने को मिलता रहा है कि बीजेपी अगर ताकतवर है तो वो अपने तमाम सहयोगी दलों की वजह से ताकतवर है। उनकी ताकत कहना कि बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित हो जाता है। आप जरा उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में मायावती ना हो तो बीजेपी लगभग 16 सीटें ऐसी थी जो हारती हुई नजर आती। अब बीजेपी के साथ भले ही मायावती नहीं है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम जो कह सकते हैं लोग हैं, वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई जो बीएसपी है वो बीजेपी के लिए बी टीम होने का काम कर रही है। क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में भी यही चीज देखी, वहां पर भी मायावती खुद इक्का दुक्का सीटें जीत पाई उनकी पार्टी, लेकिन उन्होंने कई दर्जनों सीटें ऐसी थी जो सपा को हरवाने का काम किया। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि बीजेपी खुद के बलबूते भले ही ताकतवर ना हो, लेकिन जो उसको सहयोग कर रहे हैं उनको साथ कर बीजेपी कहीं ना कहीं ताकतवर बनती हुई नजर आती है। लेकिन एक सच इसमें यह भी है मनीष की बीजेपी जब जिसका इस्तेमाल कर लेती है फिर उससे दामन छुड़ाने में भी देर नहीं लगाती। आप ढेरों एग्जांपल देखिए, चाहे शिवसेना की बात करिए, जैसे बीजेपी से अलग होती है 2 हिस्सों में बांट देती है। आप जो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की बात करिए, उनके तमाम सारे जो नेता थे वो अलग थलग हो जाते हैं। जिनके पास 2019 में 15% के आसपास वोट बैंक था, वो 0 पॉइंट कुछ पे सिमट के रह जाते हैं। आप देखिए, कह सकते हैं कि बिहार में आप देखिए जैसे जेडीयू आरजेडी का गठबंधन था, उनको अलग थलग करवा दिया। तो बीजेपी की बड़ी कह सकते हैं दिखाई देने वाली राजनीति है कि वो अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है और इस्तेमाल करके अपने से अलग कर सकती है। यही वजह है कि
चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि भाई अभी भी आप ये मत समझिए कि आप जो बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि बीच में मनीष ऐसी खबरें लगातार आई कि उनके 3 सांसद जो थे बीजेपी के संपर्क में थे। ऐसे में जब पूछा गया चिराग पासवान से तो भले ही उन्होंने ये कहा कि भाई हम सब बीजेपी के ही संपर्क में, बीजेपी के साथ सरकार चला रहा है, लेकिन उनको भी पता है कि अगर जरा सा उन्होंने दायां बायां किया तो कहीं भी बीजेपी उनको टिकने नहीं देगी। अभी भी अगर 5 सीटें उनके पास हैं जी, तो बीजेपी के सहयोग से ही आपने देखा 20 में किस तरह से उनके चाचा को पूरी तरह सीटें दिलवा दी, उनके चाचा को साथ मिला लिया। 2024 आते आते उनके चाचा को अलग थलग करके चिराग पासवान को साथ ले आए। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान को भी पता है कि बीजेपी किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए कई लोग ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी आने वाले दिनों में अपने फायदे के लिए अभी जिनका इस्तेमाल कर रही है कुछ समय के बाद इनको अलग थलग करती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल बीजेपी ऐसी कंडीशन में बिहार में तो नजर नहीं आती, क्योंकि बिहार में अगर जेडीयू को अलग करती है, चिराग पासवान को अलग करती है, न सिर्फ बिहार में बल्कि केंद्र में भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार संकट में पड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास करेगी और जिस तरह से प्रशांत किशोर एक नया राजनीतिक चेहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं, नई पार्टी लेकर बिहार की राजनीति में मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर कोई बड़ा फैक्टर करते हुए नजर आएंगे या फिर उनके तमाम दावे और वादे फीके पड़ते हुए नजर आएंगे और उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।